गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इससे मानव भूगोल का ही एक टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम मानव भूगोल की शाखाएं एवं उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल जो है वो भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल में मानव एवं पर्यावरण इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल पृथ्वी की सतह और मानव समुदायों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह 3 संगठनों से निकटतम रूप में जुड़ा है। मानवीय जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण, मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच के संबंधों का पारिस्थितिकी भूगोल विश्लेषण और प्रादेशिक संश्लेषण, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में पहले दोनों विषय वस्तुओं को जोड़ता है। इसके बाद में आते हैं मानव भूगोल की उपशाखाएं। मानव भूगोल की कई शाखाएं हैं, उनमें से देखते हैं। सबसे पहले मानव विज्ञान। मानव विज्ञान के अंतर्गत मानव विज्ञान जो है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जैसे अलग अलग प्रजाति हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, उनकी कैसी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, उनकी आर्थिक विशेषताएं क्या है, उनकी जैसे बुशमैन का है ना, पिग्मी हुई, एस्किमो हुआ, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियाँ जो हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका क्या प्रभाव है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तीसरी है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत यह स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी अवस्थिति एवं वितरण का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है, जैसे संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में अलग अलग संसाधनों के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ उनका उत्पादन अधिक होता है, कहाँ पे उनका भंडार अधिक है। ये कृषि भूगोल है। कृषि सारे जैसे गेहूँ, मक्का, इनके लिए कैसी अनुकूल जलवायु होती है, कैसी वर्षा चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, है ना। ये और कई अलग अलग प्रकार की कई थ्योरी भी हैं, जैसे मॉन्थुनेन की हो गई, ये ज़्यादातर। फिर है औद्योगिकरण। औद्योगिक में उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे स्टील उद्योग हो गया, कागज़ उद्योग हो गया, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे वेबर की थ्योरी हुई, हूवर की थ्योरी हुई, कई थ्योरियों के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर आती है परिवहन भूगोल। तो ये जो चारों हैं वो आर्थिक भूगोल का ही एक पार्ट है। आगे आता है राजनीतिक भूगोल। ये स्थानीय संदर्भ में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रदेशों के उद्भव एवं रूपांतरण की व्याख्या करना है। ऐतिहासिक भूगोल। भौगोलिक परिघटनाओं का स्थानिक व कालिक अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ये स्थान की सामाजिक परिघटनाओं का विश्लेषण करता है, जैसे निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन। सामाजिक भूगोल के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण कैसा है, घनत्व कैसा है, संगठन क्या है, प्रजनन क्षमता कितनी है ना, और मृत्यु दर कितनी है, प्रवास, इन सब का अध्ययन जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। इसके बाद में आता है अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल में ये ग्रामीण नगरीय अधिवासों के आकार, वितरण, प्रकार्य, पदानुक्रम और अधिवास व्यवस्था से संबंधित अन्य आधारों जो हैं उनका भी अध्ययन इसी में किया जाता है। तो ये जो है वो सारी की सारी है मानव भूगोल की शाखाएं हैं। मानव विज्ञान हो गए, सांस्कृतिक भूगोल हो गए, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल। इसके बाद में देखते हैं मानव भूगोल के उपागम। तो मानव भूगोल जो है उसके ये 5 उपागम बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ऐतिहासिक उपागम। तो ऐतिहासिक उपागम में क्या करते हैं कि मानव जो है उसकी उत्पत्ति से लेकर के, मानव की उत्पत्ति से लेकर करके आज तक क्या हुआ है, मानव की उत्पत्ति से लेकर के आज तक मानव एवं पर्यावरण इन दोनों के बीच में संबंध जो है वो बदले हैं। इन दोनों के बीच में संबंध बदले हैं और इन्हीं
का ही जो ये संबंध बदले हैं, इन्हीं संबंधों का ही प्रभाव जो है मानव के विकास पर पड़ा है। इस संबंधों के बदलने के फलस्वरूप ही मानव का विकास भी बदला है। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई है, उसके बाद से मानव में इतना अधिक विकास हो गया कि वो धीरे धीरे क्या हो गया, तकनीकी मानव बन गया। जैसे पहले कोई काम जो था वो हाथों से किया जाता था, जिसमें अधिक टाइम लगता था, लेकिन अब वो सारा काम क्या है, मशीनों से किया जाता है। हल जुताई करना, है ना, जैसे जुताई करना, कोई भी हिसाब करने के लिए कंप्यूटर का यूज करना, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर से की जाती हैं। तो मानव भूगोल के ऐतिहासिक इस उपागम में मानव पर्यावरण के समय के साथ बदलते हुए जो स्वरूप है उसकी व्याख्या की जाती है। उसके बाद में है स्थानिक विश्लेषण उपागम। स्थानिक विश्लेषण उपागम जो है, इसके अंतर्गत उस भूतल पर मानव और पर्यावरण के जो पक्ष हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यानी मानव और पर्यावरण दोनों के उन संबंधों को या पक्षों का अध्ययन किया जाता है जिनके आधार पर मनुष्य की जो है वो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है। इसे क्षेत्रीय उपागम कहते हैं। इस उपागम के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्व है, जैसे जनसंख्या हुई, घर हुआ, ग्राम हुआ, है ना, और विभिन्न तत्व जैसे कृषि, व्यापार, इनका भी अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ भौतिक तत्व या प्राकृतिक कारक जो होते हैं, जैसे जलवायु या मृदा, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है। और किसी भी क्षेत्र में इन सारी विशेषताओं का अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों विधियों से किया जाता है। तो स्थानिक विश्लेषण उपागम में क्या होता है? स्थानिक विश्लेषण उपागम में यही होता है कि कोई भी क्षेत्र है, उसकी चाहे तो भौतिक विशेषताएं ले लो या उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसका जो है प्रभाव मनुष्य की जीवन शैली पर पड़ा है। इन सब तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसको प्रदेश भी कहते हैं। प्रदेश क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो अपने आसपास के क्षेत्रों से डिफरेंट होता है। ये कुछ स्पेसिफिक भौतिक विशेषताएं भी रख सकता है या सांस्कृतिक विशेषताएं भी रख सकता है। भौतिक विशेषताएं जैसे मान लो पूरा का पूरा डेजर्ट हो, है, या पूरा का पूरा यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हो, या पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र हो, या यहाँ पर क्लाइमेट सेम हो, जैसे मानसूनी जलवायु हो, विषुवतरेखीय जलवायु हो, तो मतलब कुछ ना कुछ जो है फिजिकल फीचर्स जो है वो सिमिलर होगा, होमोजेनिटी होगी, तो वो प्रदेश होगा ये। और संस्कृति के आधार पर यहाँ का जैसे कल्चर में जैसे लैंग्वेज सेम, एक लैंग्वेज बोली जाएगी यहाँ पर, है ना। तो इन भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर कोई भी प्रदेश जो है वो होमोजेनिटी होता है और आसपास के एरिया से डिफरेंट होता है, वो कहलाता है प्रदेश। तो स्थानिक विश्लेषण उपागम में उस एरिया का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव मनुष्य की लाइफ स्टाइल पे पड़ता है। तीसरा जो है वो है पारिस्थितिकी उपागम। पारिस्थितिकी उपागम में क्या किया जाता है? मानव एवं पर्यावरण दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव एवं पर्यावरण जो है, इन दोनों के बीच में अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है और इस अंतर संबंध को ही बेरोज ने पारिस्थितिकी कहा था। बेरोज ने इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहा था। इस मतलब अप्रोच में क्या किया जाता है कि मानव जो अपनी जो एक्टिविटी करता है उसका पर्यावरण वातावरण से वो किस प्रकार तो एडजस्टमेंट करता है, और साथ ही वो अपने तकनीकी विकास के द्वारा उन जो प्रतिकूल प्राकृतिक दशाएं हैं उनको कैसे अपने अनुकूल बना लेता है। तो ये सारा जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी उपागम में किया जाता है। और इस उपागम में मनुष्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो एक एक्टिव माना गया है, और मनुष्य अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से पर्यावरण के जो भिन्न जो भी तत्व हैं उनसे अनुकूलन कर लेता है या फिर उनको अपने अनुसार जो है वो चेंज कर लेता है। और इसके अंतर्गत 3 विचारधाराएं आती है: निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद आती हैं। इनके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद में आ रहे हैं आचार परक उपागम। आचार परक उपागम जो था ये किसने दिया था? विलियम
कुरुक ने दिया था। इसके अंतर्गत क्या है, मनुष्य के व्यवहार को, मनुष्य की सोचने की क्षमता, उसका अवबोध, उसका चिंतन, उसकी अधिग्रहण, उसकी कार्य कुशलता, उनके पहले का ज्ञान, इन सब के आधार पर वो क्या वातावरण के प्रति अपनी सोच विकसित करता है और कैसा वो रिएक्ट करता है, ये सब इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो कोई वन क्षेत्र है, तो वो अगर वो चाहे कि ये लकड़ी हमारे लिए उपयोगी है तो वो उसको काट लेगा। अगर वो ये चाहे नहीं, ये ना वन्य जीव जंतुओं के लिए इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनके लिए इनको सुरक्षित रखना है, तो उसको नहीं काटेगा। तो ये सारा का सारा डिसीजन जो है वो मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने चिंतन, अपने सोच पर निर्भर करेगा। तो इसके अंतर्गत जो है मनुष्य जो है वो सारा का सारा मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना या उसका अध्ययन ही इस उपागम का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट है कल्याणपरक उपागम है। कल्याणपरक नाम से पता चल रहा है, इसमें जो कुछ भी अध्ययन किया जाता है वो सारा का सारे जो भी इश्यूज होते हैं उनके समाधान के लिए जो है वो इस अप्रोच में या उन इश्यूज से मनुष्य को कैसे मतलब उठाया जाए, तो इन सब का अध्ययन जो है वो इसमें किया जाता है। और ये जो है वो डेविड स्मिथ ने दिया था, और कब दिया था, 1970 में दिया था। ठीक है। इसके अंतर्गत मानव कल्याण की भावना को सेंटर में रखा गया है। कल्याण है तो मानव कल्याण है, और इसमें जैसे गरीबी, भूखमरी, अकाल हुआ, युद्ध, है ना, ये सभी जो मानवीय समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और इसमें मतलब मुख्य जो है ये उपागम जो है वो एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है जिसके द्वारा दुनिया में जो सारे जो लोग रह रहे हैं उनको सभी को प्रकृति के जो संसाधन है वो समान रूप से मिले। कोई भी ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल अभाव में रह गया हो, या कोई ऐसा नहीं हो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब सभी को समान रूप से जितने भी संसाधन है वो समान रूप से वितरित मिले। इसका मुख्य बिंदु यही है कि किसको क्या मिलता है, कहाँ और कैसे। यानी किसको का अर्थ है कि विभिन्न जो भी सेवाएं हैं या जो भी संसाधन है उसकी आपूर्ति, और कहाँ का अर्थ है कि मतलब निवास क्षेत्र पर, और कैसे अर्थ का अर्थ है कौन सी प्रक्रिया से मिला है। तो ये जो उपागम है इसका मेन उद्देश्य मानव की कल्याण की भावना को केंद्र में रखते हुए विभिन्न प्रकार के जो भी सोशल इश्यूज हैं, जैसे भुखमरी हुई, गरीबी हुई, अकाल, युद्ध, इन सब के समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। धन्यवाद।